Hello friends, welcome back to my channel, and in this video we will be discussing about the mitigation measures and way forward for man-animal conflict. सबसे पहले मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जिसको कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है बेसिकली वो एक इंटरेक्शन होता है बिटवीन ह्यूमंस एंड वाइल्ड एनिमल्स, और उस इंटरेक्शन के रिजल्ट में क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। उस इंटरेक्शन से एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, लाइवलीहुड्स के ऊपर और वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस के ऊपर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या मिटिगेशन मेजर्स ले सकते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए या उसको रिजॉल्व करने के लिए। इसमें फर्स्ट इज हैबिटेट कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। तो सबसे पहले हमें जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको रिस्टोर करना है, ताकि जो एनिमल्स का जो मूवमेंट है इनटू द ह्यूमन एरियाज और ह्यूमन सेटलमेंट्स उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको हम रिड्यूस कर सकें, ताकि उनका नेचुरल हैबिटेट ही हमने इतना प्रोटेक्ट या रिस्टोर कर दिया। उसके लिए रिस्टोरेशन के लिए हमें एफोरेस्टेशन यानी पेड़ लगाने पड़ेंगे, रीजनरेशन ऑफ द डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो है करना चाहिए, और साथ ही साथ जो कार्निवोर स्पीसीज हैं उनके लिए एडिक्वेट नेचुरल जो है प्रे बेस है वो भी हमें मेंटेन करना है, ताकि वो ह्यूमन एरियाज में आकर लाइफ स्टॉक के ऊपर ना अटैक करें। सेकेंड इज द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। तो हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को, और फिर हमें उन्हें सिक्योर करना पड़ेगा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को, ताकि हम इंश्योर कर सकें सेफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स बिटवीन दी हैबिटेट्स। सो जो डिफरेंट जो हैबिटेट्स हैं, वन हैबिटेट या सेकेंड हैबिटेट जो फ्रेगमेंटेड हो गए हैं, उनके बीच में जो कॉरिडोर्स हैं, वाइल्ड लाइफ के जो कॉरिडोर्स हैं, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करके सिक्योर करना है। और हमें जो हमारा लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि रोड्स, रेलवेज और अर्बन डेवलपमेंट के कारण जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है उसको भी हमें प्रिवेंट करना है। वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए इको ब्रिजेस जैसे कि ओवर पासेस या अंडर पासेस इनको भी हमें बनाना है, और ताकि वाइल्ड लाइफ इसको यूज कर पाए एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाने के लिए, इन इको ब्रिजेस को वो यूज कर पाए, और उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है और इंटरेक्शन है विद लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स के साथ या फिर रेलवेज के साथ में वो कम रहेगा, और उससे जो वाइल्ड लाइफ के एक्सीडेंट्स होते हैं रेलवे ट्रैक्स पे वो सब कम होंगे, बिकॉज द वाइल्ड लाइफ कैन यूज द इको ब्रिजेस। नेक्स्ट मिटिगेशन मेजर इज द लैंड यूज प्लानिंग। तो हमें लैंड यूज प्लानिंग में सबसे पहले जो फॉरेस्ट एरियाज के पास में जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उसको रेगुलेट करना चाहिए, जोन्स बना करके डिफरेंट जोन्स, और उन जोन्स के अंदर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी कि किस जोन के अंदर क्या एक्टिविटी अलाउड है, और कुछ इको सेंसिटिव जोन्स भी हमें बनाने चाहिए। जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं, क्रिटिकल वाले जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं उनमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन को इन सबको अवॉइड करना चाहिए, और फॉरेस्ट फ्रिंजेस में यानी फॉरेस्ट के आसपास के इलाकों में हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को भी हमें लेकर के आना है मिटिगेशन मेजर्स में। इसमें हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का इंस्टॉलेशन जैसे कि एसएमएस अलर्ट्स या सायरन्स फॉर द लोकल कम्युनिटीज हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे जो लोकल कम्युनिटीज है उनको अर्ली वार्निंग मिल जाएगी, और वो जो है प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह ले सकते हैं जब भी कोई इस तरीके का उनका वाइल्ड लाइफ के साथ एनकाउंटर होने वाला है। नेक्स्ट इज जीपीएस ट्रैकिंग एंड रेडियो कॉलरिंग ऑफ द एनिमल्स फॉर मॉनिटरिंग द मूवमेंट।
तो हम एनिमल्स, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, उनकी जीपीएस ट्रैकिंग या रेडियो कॉलरिंग कर सकते हैं। इसमें जो है एनिमल्स के जो है एक डिवाइस जो है लगा दिया जाता है, यूजुअली उनके कॉलर यानी नेक के अराउंड पर एक डिवाइस लगाया जाता है, और वो जो डिवाइस होता है वो एक ट्रांसमीटर टाइप का डिवाइस होता है, जो कि रेडियो सिग्नल्स वगैरह या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, और हम एक रिसीवर के थ्रू, जो कि बहुत एक रिमोट एरिया पे या फिर दूसरी जगह पे जो एक रिसीवर होगा, उस रिसीवर से हम उस एनिमल की मूवमेंट को हम जो है ट्रैक कर सकते हैं कि एनिमल कहाँ अभी मूव कर रहा है, या हम उस डिवाइस में जीपीएस लगा सकते हैं, तो उसमें जीपीएस के थ्रू एनिमल की मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ ड्रोन्स एंड कैमरा ट्रैप्स फॉर सर्विलेंस। तो सर्विलेंस एक्टिविटीज के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन से जो इंटरेक्शन या जो प्रॉक्सिमिटी रहेगी वाइल्ड लाइफ के लिए वो भी कम रहेगी, या हम कैमरा ट्रैप्स लगा सकते हैं। ये भी जो कैमरा ट्रैप्स हैं, ये कोई मैनुअली ऑपरेटेड कैमराज नहीं है जिसके साथ कोई कैमरामैन खड़ा है, ये ऑटोमेटिक कैमराज होते हैं, इंफ्रारेड कैमराज होते हैं, जिसमें काफी सारे सेंसर्स लगे होते हैं, जो नॉर्मली जो है ऑफ रहता है, और बट जब भी कोई मूवमेंट, उसका सेंसर जब भी कोई मूवमेंट डिटेक्ट करता है या कोई बॉडी हीट को जब वो सेंस करता है, तो वो इमेजेस को कैप्चर कर लेता है। तो इस टाइप के जो हम स्मार्ट कैमरास हैं, ऑटोमेटिक कैमरास हैं, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक फेंसिंग को हम यूज कर सकते हैं एक बाउंड्री क्रिएट करने के लिए, जो प्रोटेक्टेड एरिया या हैबिटेट है ये, और हम बायो फेंसिंग भी कर सकते हैं। बायो फेंसिंग इज नथिंग बट बायोलॉजिकल फेंसिंग, जिसमें हम बायोलॉजिकल फेंसिंग में हम वेजिटेशन जैसे कि ट्रीज या श्रब्स या फिर कैक्टस वगैरह, इस तरीके की वेजिटेशन का यूज करके हम एक बाउंड्री या फेंसिंग क्रिएट करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे बायो फेंसिंग के बारे में, जो एक्स्ट्रा इंसाइट वाला लास्ट में वीडियो के लास्ट में जो हमारा पोर्शन रहेगा उसमें हम इसके बारे में जानेंगे। और हम मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं जिससे कि जो लोग हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, वो रिपोर्ट कर सके कोई अगर ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, और हम उन कॉन्फ्लिक्ट इंसिडेंट्स को मैनेज कर पाए, तो हम एक ऐप बना सकते हैं लोगों के लिए। नेक्स्ट मिटिगेशन मेजर इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो हमें लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना चाहिए हमारे कंजर्वेशन में और कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन में, और साथ ही साथ कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए, जहां कम्युनिटी इन्वॉल्व हो फॉरेस्ट को मैनेज करने में, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में, और साथ ही साथ लोकल कम्युनिटीज के लिए अल्टरनेट लाइवलीहुड भी हमें एनकरेज करने चाहिए, ताकि उनका जो डिपेंडेंस है फॉरेस्ट के ऊपर उसको रिड्यूस कराया जा सके। नेक्स्ट इज कंपनसेशन एंड इंश्योरेंस मैकेनिज्म्स। तो जब कोई लॉस ऑफ लाइफ या फिर क्रॉप या लाइफ स्टॉक होता है वाइल्ड लाइफ की वजह से, तो उसके बाद जब लोग कंपनसेशन मांगते हैं, तो वो कंपनसेशन टाइमली और एडिक्वेट कंपनसेशन लोगों को मिलना चाहिए, ताकि उनके अंदर रिसेंटमेंट कम हो, एग्रेशन कम हो। और साथ ही साथ हमें इंश्योरेंस स्कीम्स को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि जो इकोनॉमिक बर्डन आता है लोकल कम्युनिटीज, अफेक्टेड जो कम्युनिटीज रहती हैं, उनके ऊपर जो ये इकोनॉमिक लॉस होता है, उसका जो बर्डन आता है वो भी थोड़ा रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट इज अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसके लिए हमें मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने चाहिए कि हम कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। और हमारे अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू हमें को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करना चाहिए कि हम भी रह पाए, ह्यूमंस भी रह पाए, वाइल्ड लाइफ भी रह पाए, को एग्जिस्टेंस रहे दोनों के बीच में, और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स।
तो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे कि हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी लोकल कम्युनिटीज, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन रहेगा उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। साथ ही साथ जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स हैं, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम्स हैं हमारी, उनको हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि इस तरह की कोई भी सिचुएशन आए तो उसको हैंडल किया जा सके तुरंत। और क्या एक्शन प्लान है वो पहले से ही उनके रिकॉर्ड बुक में, एसओपी फॉर्मेट में, कि क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहेंगे, वो सब पहले से हमें एस्टेब्लिश करके रखना है ताकि टाइम को मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट आर द फिजिकल बैरियर्स एंड डेटरेंट्स। तो जो वल्नरेबल एरियाज हैं जहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा देखने को मिलती है, वहां पे फिजिकल बैरियर्स जैसे कि ट्रेंचेस, फेंसिंग, वॉल्स, इस तरीके से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और नेचुरल डेटरेंट्स लाइक बी फेंसिंग विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट एलिफेंट्स, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो बी फेंसिंग में क्या होता है, ये भी एक तरीके की बायो फेंसिंग होती है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ बायो फेंसिंग। ठीक है, तो इस बी फेंसिंग को भी हम डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे एक्स्ट्रा इनसाइट वाले पोर्शन में। और साथ ही साथ हम लाइट्स, साउंड डिवाइसेस और ट्रेडिशनल मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं एनिमल्स को डिटर करने के लिए। नेक्स्ट आर दी पॉलिसी एंड द लीगल मेजर्स। ऑलरेडी हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज वगैरह हैं, बट उनकी इंप्लीमेंटेशन को हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। और हमारी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को, जो हमारी डेवलपमेंट की प्लानिंग है, उसके अंदर इंटीग्रेट करके रखना चाहिए कि जब हम कुछ प्लान बना रहे हैं किसी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उसके अंदर हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का भी जो पोर्शन है वो फुल्ली इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हॉटस्पॉट्स हैं, जहां पे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलती है, तो वह उनका कंटिन्यूस हमें मॉनिटरिंग करना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च करनी चाहिए कि एनिमल्स का क्या बिहेवियर है, वो कैसे एक्ट करते हैं, किस सिचुएशन में उनके कॉन्फ्लिक्ट पैटर्न्स क्या हैं। और इन सब से हमें जो डेटा जो जनरेट होगा, तो उससे हमें डेटा ड्रिवन अप्रोच कर पाएंगे हम फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो नई पॉलिसीज बना रहे हैं उसके अंदर हम इस डेटा को यूज कर पाएंगे और एक डेटा बैक्ड पॉलिसी जो है वो बन पाएगी। नेक्स्ट है रीलोकेशन एंड रिहैबिलिटेशन। तो बहुत सिलेक्टिवली हम जो है इसको भी कर सकते हैं, जहां पे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं जो कि बहुत क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के पास में हैं, उन ह्यूमन सेटलमेंट्स का हम रीलोकेशन कर सकते हैं। और अगर कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक एनिमल्स हैं, बहुत वाइल्ड एनिमल्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उनका भी हम ट्रांसलोकेशन कर सकते हैं दूसरी लोकेशन पे एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। हमने मिटिगेशन मेजर्स तो देख लिया, वे फॉरवर्ड भी देखते हैं। फर्स्ट वन इज द लैंडस्केप लेवल प्लानिंग। अभी जो हम फोकस हमारा है वो प्रोटेक्टेड एरिया सेंट्रिक अप्रोच पर है। एक एरिया है जो कि हमने, एक एरिया है उसको हमने प्रोटेक्शन देके रखा है और इस एरिया पे ही हमारा पूरा फोकस है। इस अप्रोच से हमें शिफ्ट करना चाहिए लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन पे, मतलब उस पूरे एरिया को एज होलिस्टिकली हम देखें एज अ लैंडस्केप, और उस लैंडस्केप के लिए हम अपनी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को लेकर के आए। जो हमारा प्लानिंग फ्रेमवर्क है उसको हमें यूनिफाइड बनाना पड़ेगा और उस प्लानिंग फ्रेमवर्क के अंदर हमें फॉरेस्ट, एग्रीकल्चरल लैंड्स, ह्यूमन सेटलमेंट सभी को इंटीग्रेट करना है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि किसी एरिया है और उस एरिया में यहाँ पे काफी सारे फॉरेस्ट हैं, काफी सारे यहाँ पे फॉरेस्ट हैं, तो हम उस फॉरेस्ट के लिए ही सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। हमें वहां पे अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसको भी उसी प्लानिंग फ्रेमवर्क में रखना है। वहां पे अगर आसपास घर बने हुए हैं लोगों के, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, तो उसको भी हमें इंटीग्रेट करना है। तो इस तरीके से पूरी लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन
हमें रखना है, और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को हमें प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है टू एंश्योर द सेफ एनिमल मूवमेंट। नेक्स्ट इज मेन स्ट्रीमिंग द कंजर्वेशन इनटू डेवलपमेंट। तो जब भी आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं या लैंड यूज प्लानिंग आप बनाते हैं, तो उसमें आपको वाइल्ड लाइफ कंसिडरेशंस को इनकॉर्पोरेट करके रखना है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से पहले रिगरस EIA स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। EIA इट स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। किसी भी प्रोजेक्ट से पहले EIA कराना चाहिए ताकि पता चले कि उस प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट के ऊपर कितना असर पड़ने वाला है। और हमें वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने पहले भी बताया था, इको ब्रिजेस का हमें प्रमोशन करना चाहिए, अंडर पासेस, ओवर पासेस, ताकि वाइल्ड लाइफ मूवमेंट हो सके। थर्ड इज साइंटिफिक रिसर्च एंड डेटा ड्रिवन पॉलिसी। तो जितने भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनका एक नेशनल डेटाबेस बनाना चाहिए, और उस डेटाबेस से हमें कुछ इन्फ्रेंसेस निकाल करके जो है उस इन्फ्रेंसेस से हमें आगे जो प्लानिंग हम कर रहे हैं उस इन्फ्रेंसेस को हमें वहां पे अपनी लर्निंग्स को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज अवेयरनेस एंड बिहेवियरल चेंज। तो अवेयरनेस भी फैलानी है लोगों के अंदर इस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की। वाइल्ड लाइफ एजुकेशन को हम स्कूल करिकुलम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। तो जैसे पहले बताया था कि रैपिड रिस्पांस टीम, क्विक रिस्पांस टीम्स जो रहेंगी, कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन सेल्स हम पहले से डेडिकेटेडली जो है एस्टेब्लिश करके रखें, और हमारे जो फ्रंट लाइन स्टाफ रहेगा जो कि डील करेगा उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ, उनके लिए फंडिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उसको भी हम इंक्रीज करें। नेक्स्ट इज पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस। तो जो स्पीसीज, माइग्रेटरी स्पीसीज होती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन करती रहती हैं, तो उन स्पीसीज के लिए हमें इंटरस्टेट और रीजनल कॉपरेशन भी प्रमोट करना है, क्योंकि उसमें 2-3 स्टेट्स या रीजन्स इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि वो माइग्रेट कर रही है एक रीजन से दूसरे रीजन। एंड नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कॉपरेशन। तो जो ग्लोबली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो ग्लोबली बेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन और कोएग्जिस्टेंस मॉडल्स के ऊपर जो रिसर्च है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे हमें सीखना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमें कोलैबोरेट करना है जो इन इश्यूज के साथ डील करते हैं, ताकि हमें उनसे टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि इसमें हम क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो एक कॉम्प्लेक्स इशू है। क्यों कॉम्प्लेक्स इशू है? क्योंकि इसके अंदर जो डिमांड्स हैं, दे आर कंपीटिंग डिमांड्स। एक तरफ हमें डेवलपमेंट करना है, दूसरी तरफ हमें कंजर्वेशन करना है, एंड दीज टू डिमांड्स दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर, इंटरलॉक है एक तरीके से एक दूसरे के साथ में। और दूसरे से हम इम्पैक्ट की बात करें तो द इम्पैक्ट्स ऑफ द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट दे आर मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि काफी सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं इसमें। दे आर अफेक्टिंग द ह्यूमन वेलफेयर, अफेक्ट हो रहा है, वाइल्ड लाइफ भी अफेक्ट हो रही है, और इकोसिस्टम भी अफेक्ट हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल है। मिटिगेशन पे हम लिखें तो मिटिगेशन ऑफ द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें हमें बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्यों चाहिए? क्योंकि हमें इकोलॉजिकल कंजर्वेशन और हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस हैं उसको कंबाइन करना है, ठीक है। तो इसलिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। और फिर वे फॉरवर्ड में इन हर चीज को हमने इंक्लूड कर लिया। पहले हमने इशू के बारे में बता दिया, इम्पैक्ट के बारे में बता दिया एक लाइन में मिटिगेशन के बारे में बता दिया, और 1-2 लाइन में वे फॉरवर्ड के बारे में बता दिया, तो कंक्लूजन आ जाएगा। तो वे फॉरवर्ड जो हमारा रहेगा वो भी क्या है कि हमें एक बैलेंस अचीव करना पड़ेगा बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। हमारी जो अप्रोच रहनी चाहिए वो प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए,
इंक्लूसिव होनी चाहिए, यानी हम लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करें, साइंस ड्रिवन या डेटा ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए, विच इज सेंटर्ड ऑन को एग्जिस्टेंस पे हमारा फोकस रहना चाहिए रादर देन कॉन्फ्लिक्ट। और इसी से हम इंश्योर कर पाएंगे एक लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन की वेलबींग। तो दोनों चीज हो गई, ह्यूमन की भी वेलबींग हमें देखनी है और हमारे एनवायरमेंट या इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को भी देखना है। एक्स्ट्रा इनसाइट्स देख लेते हैं इस वीडियो के। तो सबसे पहला जो है दैट इज बायोफेंसिंग, जो मैंने बताया था कि बायोफेंसिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, इसके अंदर हम ट्रीज को प्लांट करते हैं, कुछ श्रब्स को प्लांट करते हैं या कुछ थॉर्नी वेजिटेशन को प्लांट करते हैं एक लाइन में, ताकि एक बैरियर, प्रोटेक्टिव बैरियर हम बना सकें, फेंसिंग कर सकें अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया विच कैन बी एन एग्रीकल्चरल फील्ड, फॉरेस्ट या सेटलमेंट। तो जिसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है उसके अराउंड में हम फेंसिंग कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बैम्बू को यूज करके बायोफेंसिंग की जाती है। राजस्थान में भी जो है कैटल इंट्रूजन को स्टॉप करने के लिए अगावे फेंसिंग की जाती है। तो ये जो है डेट इज अगावे फेंसिंग। तो इसमें ये वाला जो वेजिटेशन होता है इसको यूज किया जाता है विच इज अगावे। तो इसको यूज करके हम एक प्रोटेक्टिव लेयर या बैरियर क्रिएट कर लेते हैं अराउंड द एग्रीकल्चरल फील्ड और प्रोटेक्टेड एरिया। नेक्स्ट हमारा जो है जिसपे हम देखेंगे थोड़ा, डेट इज बी फेंसिंग और बी फेंस फॉर एलिफेंट्स। तो बी फेंस फॉर एलिफेंट इट इज ऑल्सो एन इनोवेटिव टाइप ऑफ बायोफेंसिंग ही है। इसके अंदर हनी बीज को यूज किया जाता है एलिफेंट्स को डिटर करने के लिए फ्रॉम एंटरिंग द फार्म्स और विलेजेस। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि जो बी फेंसिंग होती है उसमें वायर्स के थ्रू जो है बी हाइव्स को कनेक्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, दीज आर दी बी हाइव्स, और इन बी हाइव्स को वायर्स के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। और जब एलिफेंट क्रॉस करने के लिए कोशिश करता है तो उसकी वजह से वायर हिलती है तो उसकी वजह से बी हाइव्स हमारे शेक होते हैं। शेक होने की वजह से ये जो बीज हैं दे गेट एजिटेटेड, और फिर इस एजिटेशन की वजह से एलिफेंट्स जो है वो वापस से रिट्रीट कर जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे एलिफेंट्स होते हैं दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ बीज, बिकॉज ये जो बीज हैं दे स्वार्म एंड स्टिंग द सेंसिटिव एरियाज ऑफ द एलिफेंट। एलिफेंट को बहुत परेशान करते हैं ये बीज, उनकी आईज या उनकी ट्रंक सूंड या फिर उनके इनसाइड द ईयर्स। तो इसमें ये बीज जाके स्टिंग करते हैं, तो उससे एलिफेंट काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो एलिफेंट अवॉइड करना चाहते हैं। तो इस बायोफेंसिंग को भी काफी जगह यूज किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।